नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। किसान आंदोलन के कारण वेस्ट यूपी में कमजोर होती बीजेपी की जमीन को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बड़ा सियासी दांव खेला। 8 साल पहले मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद शामली जिले के कैराना से पलायन कर गए हिंदू परिवारों की घर वापसी का दावा कर योगी आदित्यनाथ ने एक साथ कई निशाने साधे, जिससे कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने कैराना को ही प्रयोगशाला बना लिया है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर बीजेपी ने यूपी में सभी दलों को लगभग किनारे लगा दिया था। 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव, बीजेपी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की रणनीति बनाई। 2016 में कैराना पलायन का मुद्दा उठाकर यूपी की सत्ता हासिल की और अब कैराना में हिंदू परिवारों की घर वापसी का दावा कर 2022 की राह बनाना चाहती है बीजेपी। लेकिन क्या ये काठ की हांडी इस बार चढ़ पाएगी? जानेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। बीजेपी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। यहां अलग अलग तरह के तत्वों को मिलाकर नए फॉर्मूले बनाए जाते हैं। विडंबना ये है कि ऐसे फॉर्मूले कई बार चल भी जाते हैं। दो समुदायों में अविश्वास की खाई चौड़ी कर वोट बटोरने का फॉर्मूला यूपी में 3 दशक से अपनाया जा रहा है और एक बार फिर इसकी तैयारी है। हिंदुत्व की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को कैराना पहुंचे। यहां उन्होंने फिर से कैराना के पलायन का मुद्दा उठाया। कहा कि कैराना से हिंदुओं का पलायन हुआ था। लेकिन आपको लगता है कि कैराना का मुद्दा बीजेपी ने सोमवार को फिर से उठाया? ऐसा नहीं है। आपको कुछ दिन पहले ले चलते हैं। पिछले हफ्ते जब गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ के चुनावी दौरे पर आए थे तो उन्होंने भी कैराना से कथित पलायन के मुद्दे को जिंदा किया था। शाह ने कहा था कि पिछली सरकार में कैराना के पलायन को शुरू किया गया था और आज उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है कि पलायन करा सके और पलायन कराने वालों का ही पलायन हो चुका है। शाह ने जो बीज बोया, योगी सरकार अब उसे खाद पानी देने में जुटी है, जिससे ये बीज जल्द ही अंकुरित होकर फूटेगा और अपना असर दिखाएगा, जिससे यूपी के चुनाव में महंगाई, कानून व्यवस्था के मुद्दे हवाई हो जाएंगे और 2022 का चुनाव भी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से हिंदुओं की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है। 2013 में इस इलाके में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद किस दल को प्रदेश में सबसे ज्यादा सियासी फायदा हुआ था, ये बताने की जरूरत नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन के दौरान भी माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा चुकी है। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हिंदू मतों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ था और 2014 के लोकसभा चुनाव, 2017 के विधानसभा चुनावों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी सियासी ताकत राष्ट्रीय लोकदल का सफाया हो गया था। ध्रुवीकरण का ये असर उत्तर प्रदेश में बाकी हिस्सों में भी दिखा था। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के और मुद्दों को उभारा जाएगा और विधानसभा चुनाव को हिंदू बनाम मुस्लिम कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। विपक्ष जहां विकास की बात कर रहा है, योगी आदित्यनाथ सरकार से 5 साल का हिसाब मांग रहा है, तो बीजेपी की कोशिश है कि चुनावों में हिंदुत्व के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाए, जिससे आम सरोकार के तमाम मुद्दे पीछे छूट जाए। इसलिए कैराना हो या फिर रामपुर, योगी आदित्यनाथ ने विकास, महंगाई के मुद्दे को छोड़कर पलायन, हिंदुत्व का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। विकास की फिसलन भरी जमीन की जगह बीजेपी को हिंदुत्व की आजमाई राजनीति पसंद आती है और इसे भुनाने की कोशिशें यूपी में अब तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल को अब 5 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन अब जाकर करोड़ों रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। शिलान्यास कार्यक्रम में कभी मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो कभी प्रधानमंत्री। 7 नवंबर को सीएम योगी भी कैराना में परियोजनाओं के शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक समुदाय को सीधे निशाने पर लेकर उसे अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी। वैसे योगी बात कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर कर रहे थे, लेकिन उनका निशाना कहीं और था। आप सोच रहे होंगे कि जब विकास की बात हो रही है तो एकाएक योगी को कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द की चिंता क्यों सताने लगी? दरअसल वेस्ट यूपी में 14 जिलों में किसान आंदोलन का खासा असर है और बीजेपी को लगता है कि ये उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, जबकि 2017 के चुनाव में ये उसका सबसे मजबूत किला बनकर उभरा था।
लिहाजा किसान आंदोलन की आंच से बचने के लिए बीजेपी इस बार फिर से कैराना को अपनी प्रयोगशाला बनाते हुए सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। दंगों से प्रभावित होकर ये इलाका छोड़ चुके परिवारों की तथाकथित घर वापसी जिस तामझाम के साथ कराई गई, उससे साफ है कि बीजेपी लोगों के जहन में कैराना की उस याद को खत्म होने ही नहीं देना चाहती जो उसने गढ़ी थी। इसके साथ ही वो जाटों को भी अपने पाले में रखना चाहती है। पहले चौधरी चरण सिंह और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह की सियासी गढ़ समझे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8 साल पहले तक बीजेपी का कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था। लेकिन 7 सितंबर 2013 को मुजफ्फरनगर के कवाल गांव में भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने यहां के सारे सामाजिक और सियासी समीकरणों को तहस नहस कर दिया। हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच भड़के दंगों में आधिकारिक तौर पर 62 लोग मारे गए थे और सैकड़ों जख्मी हुए थे। डर का आलम यह था कि तकरीबन 40,000 लोगों को अपना घर बार छोड़कर सरकारी राहत कैंपों में शरण लेनी पड़ी थी। दंगों से पहले तक जाट मुस्लिम समीकरण ही राष्ट्रीय लोकदल का सबसे बड़ा आधार हुआ करता था, लेकिन उस हिंसा के बाद जाटों ने रालौद से किनारा कर लिया और ये मानते हुए बीजेपी का दामन थामा कि सिर्फ बीजेपी ही उनकी सुरक्षा का भरोसा दे सकती है। अगले साल यानी 2014 में हुए लोकसभा के चुनावों में जाटों के बल पर ही बीजेपी ने वेस्ट यूपी की सारी सीटों पर भगवा लहरा दिया था। यहां तक कि जाटों के सबसे प्रभावशाली नेता चौधरी अजीत सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा सके और बागपत से चुनाव हार गए। जाटलैंड में बीजेपी को पहली बार इतनी बड़ी कामयाबी मिली थी जिसने उसके हौसले ऐसे पंख लगाए कि 2017 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने यहां की कुल 71 सीटों में से 51 पर अपना झंडा गाड़ दिया। रालौद से चुने गए इकलौते विधायक ने भी बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया। सो अब 52 सीटें उसके पास हैं, लेकिन बीजेपी और संघ को ये एहसास है कि अब वेस्ट यूपी में 2017 जैसी भगवा लहर नहीं है और 3 कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी के प्रति जाटों का गुस्सा भी मुखर है। ऐसे में हिंदुत्व को ही अपना मुख्य एजेंडा बनाकर सत्ता के घोड़े पर सवार हुआ जा सकता है। हालांकि पिछले दिनों पार्टी एवं संघ की तरफ से कराए गए अलग अलग सर्वे में यह आशंका जताई गई थी कि किसान आंदोलन के चलते इन 52 में से करीब आधी सीटों पर पार्टी की हालत बेहद खराब है, जिसे जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। उस सर्वे के बाद ही संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल ने पिछले महीने नोएडा में एक महत्वपूर्ण बैठक रखी थी, जिसमें वेस्ट यूपी के पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों ने हिस्सा लिया था। उस बैठक में शामिल एक सांसद के मुताबिक संघ की तरफ से ये हिदायत दी गई थी कि वे अपने चुनाव अभियान में किसानों के प्रति गुस्सा जाहिर करने और उनके लिए किसी भी तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। हिंदुत्व के मुद्दे के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां, नीतियों पर अपना सारा फोकस रखें और किसान आंदोलन को नाजायज साबित करने के लफड़े में फंसने से खुद को बचाएं। वैसे सच्चाई ये है कि पूरे वेस्ट यूपी में बीजेपी के खिलाफ किसानों में जबरदस्त गुस्सा है। कुछ महीने पहले हुए पंचायत के चुनावों में डर का आलम ये था कि पार्टी के कार्यकर्ता कई गांवों में प्रचार के लिए जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। वही समस्या अब भी आएगी, जिससे निपटने के लिए पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए बड़ा सवाल ये है कि क्या इस बार भी जाटलैंड में हिंदुत्व की लहर उतनी कामयाब हो पाएगी? हिंदुत्व की लहर पर सवारी करती बीजेपी की प्रयोगशाला में विकास नाम के केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। यहां बस हिंदुत्व की ही गोली खिलाई जाती है। बीजेपी हिंदू राष्ट्र को एक राजनीतिक हकीकत में बदलना चाहती है। अगर किसी को बची कुची गलतफहमी रही हो तो यूपी में गोरखनाथ मठ के महंत योगी आदित्यनाथ को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी और संघ ने इसी संदेश को साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में यूपी के आसमान पर 2017 में लिख दिया था। उसने अपनी छवि को बनाए रखने और उसे ज्यादा धार देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री के तौर पर 2017 में एक ऐसे नेता का चयन किया था जिसने सभी उदारवादियों को हैरान कर दिया। लेकिन बीजेपी के जहन में यह साफ था कि उसे क्या करना है, अपने लोगों को क्या संदेश देना है। इसीलिए सामने आए थे योगी आदित्यनाथ। एक मायने में गुजरात के मुकाबले उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का प्रयोग ज्यादा मुश्किल और ज्यादा पेचीदा साबित होता, पर नरेंद्र मोदी ने जातीय विभाजन को बेकार साबित करते हुए कब्रिस्तान और शमशान के जरिए हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा करके और राष्ट्रवादी राष्ट्रद्रोही की बहस का इस्तेमाल करके इस प्रयोग की बुनियाद डाल दी थी। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में एक ऐसा उदाहरण पैदा किया
जिसकी स्मृति मुसलमान कभी भुला नहीं सकेंगे। उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों के सामने उन योगी आदित्यनाथ को लाया गया जिनके मुस्लिम विरोधी बयानों के चलते कई बार विवाद खड़े हुए हैं। मसलन फरवरी 2015 में उन्होंने ऐलान किया कि मौका मिलने पर वे देश के सभी मस्जिदों में गौरी और गणेश की मूर्तियां स्थापित करवा देंगे। ऐसे आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने पर सेक्युलर और मुसलमानों को ऐतराज है तो हो, इसकी परवाह बीजेपी ने हरगिज नहीं की और ये प्रयोगशाला बीजेपी के रंग भी लाई। अब किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की ही होती है। इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश असल मायनों में बीजेपी की प्रयोगशाला है, जिसमें कई आविष्कार बीजेपी कर चुकी है। तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की इस नई प्रयोगशाला में कई और नए प्रयोग भी होंगे, लेकिन बीजेपी के इस खेल को समझकर क्या अन्य पार्टियां इसका तोड़ निकाल पाएंगी या नहीं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।